नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो गया है। यानी इसके पहले के दो फेज जो करीब करीब 3-3 हफ्ते के लिए थे, यानी लगभग हम 1.5 महीने तक लॉकडाउन में रह चुके हैं और 2 हफ्ते और लॉकडाउन में रहने जा रहे हैं। आखिरकार तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या 2 बार के लॉकडाउन के जो प्रयोग थे वो असफल रहे? सरकार दावा कर रही है कि 2 बार के प्रयोग सफल रहे और कोरोना के प्रसार को रोकने में सरकार को सफलता मिली। लेकिन वास्तविक स्थिति जो है उसको अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की पूरी योजना गलत ढंग से बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी ने यानी अफसरों ने मिलकर लॉकडाउन की योजना बनाई थी और इसमें जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनकी पूरी राय जो है वो नहीं ली गई थी या मानी नहीं गई थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत सरकार सिर्फ एक मुद्दे पर जोर दे रही है कि जो मौत है उनको नियंत्रित करने में सफलता मिली। ये सही है। करीब करीब अभी तक 42,000 लोग संक्रमित हुए हैं, उनमें सिर्फ 1400 लोगों की मौत हुई है। यानी भारत में जो मौत का प्रतिशत है वो आधा प्रतिशत से भी कम है, 0.5% से भी कम है। ये बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम आखिरकार अमेरिका या यूरोप से भारत की तुलना क्यों करते हैं? भारत की तुलना अगर की जा सकती है तो हमारे पड़ोसी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और इन सभी देशों में संक्रमण के दर भी कम है और उसके साथ साथ मौत की संख्या भी कम है। जबकि भारत के अलावा जो बाकी 4 देश हमने कहा, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उसमें भारत की तरह कठोर लॉकडाउन जो है वो लागू नहीं है। भारत के जिन जिलों में संक्रमण नहीं है वहाँ भी अभी भी जो है वो लॉकडाउन लागू है। केरल की सरकार जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है कि उन्होंने सबसे बेहतर काम किया कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान में, उनके इलाज में, और पूरी तरह से लगभग कोरोना संक्रमण फ्री कर लिया है राज्य को। वो करीब 10-15 दिनों से कोशिश कर रही है कि वहाँ लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। बल्कि केरल सरकार ने घोषणा भी कर दी थी, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने मान लिया कि जैसा केंद्र सरकार करना चाहेगी वैसा ही होगा। जबकि अमेरिका में या यूरोप में नहीं हो रहा है। इंग्लैंड में की बात अगर लें तो लंदन में या उन शहरों में जहां ज़्यादा संक्रमण है वहां पूरी तरह से उसके कुछ हिस्सों में लॉकडाउन है पूरी तरह से, और बाकी के जो हिस्से हैं उसमें काफ़ी स्वतंत्रता जो है वो मिली हुई है। बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं, जिसका असली मतलब है फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे से दूरी बनाकर लोग रहें, उसको छोड़ दें तो बहुत सारी चीज़ें सामान्य ढंग से चल रही है। वही स्थिति अमेरिका में है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में और कुछ और राज्यों में ज़्यादा संक्रमण है, इसलिए जो वहाँ ज़्यादा सख्ती है। लेकिन बाकी राज्य जो हैं वो जहाँ पर संक्रमण इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पर इतनी सख्ती नहीं है, काफ़ी ढील है। और बल्कि वहाँ के कई शहरों में तो इस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं कि जो भी सख्ती लागू की गई है, जो भी पाबंदियां हैं, उनको हटाई जानी चाहिए। और वो सारे लोग जो हैं स्वीडन की तरह मांग कर रहे हैं कि अगर ये संक्रमण होता है तो हो जाने दीजिए। कुछ लोग जो बहुत वल्नरेबल है, जिनके लिए ज़्यादा ख़तरा है, सिर्फ उन लोगों पर पाबंदियां लगाई जाएं और बाकी जो आबादी है उसको स्वतंत्र रूप से विचलित करने दिया जाए। आखिरकार क्यों भारत की सरकार ये नहीं कर पा रही है? क्यों वो चाहती है कि लोगों को पूरी तरह से घरों में बंद रखा जाए और फिर उसके बाद जो है संक्रमण को रोका जाए, जबकि संक्रमण की स्थिति ऐसी नहीं है। आधे से ज़्यादा देश में जो है संक्रमण है ही नहीं, उन जिलों में नहीं है, फिर भी वहाँ पाबंदियाँ लागू हैं। दरअसल सरकार, ऐसा लगता है भारत की सरकार जो है वो डरी हुई है, और इसका एक बड़ा कारण ये है कि शुरू से ही कोरोना को लेकर भारत सरकार बहुत संजीदा या बहुत गंभीर नहीं दिखाई देती है। 30 जनवरी को केरल में संक्रमण का पहला मामला आया। उसके बाद केरल सरकार ने ज़बरदस्त तैयारियां की। उन्होंने संक्रमण जिनको था उनको, उसके सारे संपर्कों को पहचाना और उनको क्वारंटीन किया, और इस तरह से केरल जहां सबसे पहले संक्रमित रोगी मिला था वो सबसे पहले संक्रमण से मुक्त हो गया। और उन्होंने जहां जहां संक्रमित गए उन सभी लोगों की पहचान की
उसके बाद उन सभी लोगों को क्वारंटीन किया और उसके बाद अपने पूरे राज्य को सुरक्षित कर लिया। दुनिया भर में इसकी तारीफ़ हो रही है, लेकिन भारत में ऐसा लगता है कि इसकी तारीफ़ नहीं हो रही है। इसका कारण ये है कि शायद वहाँ पर गैर बीजेपी सरकार है, वामपंथी पार्टी की सरकार है। बहरहाल हम राजनीति में नहीं जाते, हम शुद्ध रूप से जो ये रणनीति बनाई गई थी उस पर बात करते हैं। शुरू में भारत सरकार ने बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया। 30 जनवरी को आने के बाद, संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद ऐसा लगा कि सरकार सावधान नहीं है। फरवरी में आपको याद है कि लिट्टी चोखा का प्रोग्राम प्रधानमंत्री कर रहे थे। उसके बाद ट्रंप का स्वागत किया गया अहमदाबाद में, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जो कांग्रेस की सरकार थी उसको गिराने का कार्यक्रम चलता रहा, और जब ये लगा कि संक्रमण अब फैलने की स्थिति में है, तब बहुत जल्दीबाजी में प्रधानमंत्री जी ने 3 हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद लगभग देश के सारे अस्पताल जो हैं वो एक कोरोना अस्पताल की तरह में बदल दिए गए, जबकि हमारे पास 30 जनवरी से लेकर 24 मार्च के बीच में बहुत समय था। हम चाहते तो चीन की तरह अस्थायी अस्पताल बना सकते थे जिनमें थोड़ी बहुत सुविधाओं की ज़रूरत होती है, और उन अस्पतालों में जो संक्रमित लोग हैं उनको रखा जा सकता था, पर सरकार ने इस काम को ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ पर कमलनाथ की सरकार को गिराना ज़रूरी समझा गया, लिट्टी चोखा प्रोग्राम सब ज़रूरी समझा गया, और यहाँ पर ज़रूरी समझा गया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत को, और इसलिए सारी सरकार जो है उसमें लगी रही। आज स्थिति क्या है, मैं आपको ये बताऊं कि आज सरकारी ही नहीं, प्राइवेट अस्पताल भी जो है, जो बाकी रोगी हैं उनका इलाज करने के लिए तैयार नहीं है, लगभग बंद है। और बाकी रोगियों की स्थिति क्या है, ज़रा उस पर एक नज़र डालना चाहेंगे। कितने ऐसे रोगी हैं जिनको कि और तरह की सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती रह सकती है। मैं आपको जो सरकारी आंकड़े हैं वही बता रहा हूँ, वो आपके सामने रख रहा हूँ, आप देख लीजिए। भारत में ट्यूबरकुलोसिस जो है उसके करीब 30 लाख रोगी हैं। HIV या एड्स जिसको हम कहते हैं उसके 22 लाख रोगी हैं। ऐसे रोगी जिनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है, यानी जिनका खून जो है शुद्ध नहीं होता और उनको डायलिसिस के जरिए खून को शुद्ध करना पड़ता है, करीब 1,30,000 है। कैंसर के रोगी जो हैं, हर लाख करीब 12 लाख नए रोगी कैंसर के भारत में आ जाते हैं। स्ट्रोक, जिसको ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं, इस तरह के रोगी करीब 15 लाख हर साल आते हैं। हाइपरटेंशन या हाई BP जिसको कहते हैं, उसके रोगियों की संख्या करीब 20 करोड़ है भारत में। इसी तरह से डायबिटीज़ के शिकार लोगों की संख्या करीब 3 करोड़ है। दिल की बीमारियां, बहुत तरह के जो हार्ट अटैक से रिलेटेड हैं, हाई BP से भी होते हैं, उस तरह के जो रोगी हैं उनकी संख्या करीब 30 लाख है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे रोग हैं जिनके रोगी नियमित रूप से आते रहते हैं, जैसे अपेंडिक्स, इंटेस्टाइनल परफोरेशन और ऑब्स्ट्रक्शन, बच्चों के जन्म और उससे संबंधित रोग, ये इस तरह से हैं। उसी तरह से मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां अभी तक तो नहीं हो रही हैं, लेकिन जैसे मलेरिया है, डेंगू है, इंसेफ्लाइटिस है। अब ये बारिश का जो गर्मियों का और बारिश का जो मौसम आ रहा है, इसमें मच्छर बढ़ेंगे, अभी डेंगू का संक्रमण शुरू हो सकता है, और इसी तरह से मलेरिया भी और इंसेफ्लाइटिस भी जो है वो उसका दौरा शुरू हो सकता है। हालत क्या है? हालत ये है कि सरकारी अस्पताल जो हैं वो सब के सब बदल दिए गए हैं कोरोना अस्पताल में। नए अस्पताल जो है जिनको बनाया जाना चाहिए था वो नहीं बनाया गया, उसकी जगह कोरोना अस्पताल बना दिया गया। वहाँ जो बाकी रोग हमने बताए उनके रोगियों की देखभाल नहीं की जा रही है, उनको एडमिट ही नहीं किया जा रहा। बहुत से अस्पताल तो साफ मना कर दे रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी जो डॉक्टर हैं वो भी कोरोना के डर से जो है वो इनका इलाज नहीं कर रहे हैं। अभी एक खबर आई कि कोलकाता में एक व्यक्ति जो है वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक घूमता रहा, घंटों तक उसको एडमिट नहीं किया गया और बाद में उसकी मौत हो गई। उसको एडमिट इसलिए नहीं किया गया कि उसको कोरोना नहीं था। जब वो कोरोना संक्रमित अस्पतालों में गया तो लोगों ने कहा कि आपको कोरोना नहीं है इसलिए आपको भर्ती नहीं किया जाएगा। जब ऐसे अस्पतालों में गया जो कोरोना अस्पताल नहीं है तो वहाँ पर उन्होंने किसी न किसी बहाने से उसको टाल दिया। ऐसी ही एक मौत आगरा में हुई जिसमें कि जो है
एक व्यक्ति को डायलिसिस की ज़रूरत थी और उसको ये नहीं मिला, उसकी मौत हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अब दो ऐसे मुद्दे हैं, दो ऐसे मामले हैं जहां पर कि ये सरकार जो है पूरी तरह से असफल दिखाई दे रही है। पहली बात कि जो डॉक्टर हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके मन से कोरोना का डर नहीं निकाला गया। कोरोना का डर जो है वो डॉक्टरों के मन में भी उसी तरह से है, स्वास्थ्य कर्मियों के मन में भी उसी तरह से है जिस तरह से आम आदमी के मन में है। उसी तरह से आम आदमी के मन से भी जो है वो कोरोना के डर को निकालने में सरकार जो है वो असफल साबित हुई है। कोरोना के बारे में एक बात भारत के स्वास्थ्य अधिकारी ही जो कहते हैं उनको मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कोरोना के जो मरीज हैं उसमें 70 से लेकर 80% एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें कोई लक्षण दिखता ही नहीं। उनको संक्रमण हो जाएगा, वो ठीक भी हो जाएंगे, उनमें कोई लक्षण नहीं है। और ऐसे लोगों के जरिए ज़्यादा लोगों तक कोरोना फैलता है। मैं ये बता दूं कि उनमें लक्षण नहीं है लेकिन वो संक्रमण फैला सकते हैं। दूसरी बात कि जो कोरोना है उससे मौत का जो खतरा है वो उन लोगों को है जिनकी उम्र ज़्यादा है, 60 साल से ऊपर, बल्कि 70 साल से ऊपर। भारत में जो ज़्यादातर मौतें हुई हैं उसमें भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं। और इनमें भी जिनका इम्यून सिस्टम ठीक है उनमें मृत्यु का कोई डर नहीं है। कोरोना का संक्रमण हो सकता है और बहुत कम जो है वो मौतें हो सकती हैं। तो उसके बावजूद इस बात को लोगों में फैलाने की जो ज़रूरत थी उसको पूरा नहीं किया गया। लोगों को ये समझाया नहीं गया कि कोरोना से डरो मत, बल्कि बहुत सारे विशेषज्ञ जैसे जो कि वायरस से फैलने वाले रोगों के माहिर माने जाते हैं, जैसे जयप्रकाश मुलीली, जैकब जॉन, इन लोगों ने पोलियो अभियान चलाया था, पोलियो को इस देश से ख़त्म कर दिया। इन्होंने लेप्रोसी के खिलाफ अभियान चलाया, इस देश से ख़त्म कर दिया। ऐसे लोगों का कहना था कि संक्रमण से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी युवा आबादी है, यानी जिनकी उम्र जो है करीब 20 साल से लेकर लगभग 55 साल तक, 60 साल तक है, उनको कोरोना को फेस करने दिया जाना चाहिए। यानी हमारा सामान्य कामकाज जो है वो चलते रहने देना चाहिए था। फैक्ट्रियां चल सकती थी और हमारा उत्पादन जो है वो चल सकता था। आज स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली की सरकार ये कह रही है कि उसके पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। करीब 3,500 करोड़ का उसकी आमदनी थी पिछले साल, उसकी जगह वो एक महीने में अप्रैल में उसकी जगह अब 300 करोड़ की आबादी हुई है। तो अगर आप ये देखें कि 3,500 करोड़ से 300 करोड़ पर दिल्ली जैसे राज्य में स्थिति हो गई है। मैं इसलिए दिल्ली का जिक्र कर रहा हूँ कि दिल्ली जो है वो सबसे समृद्ध, देश का सबसे समृद्ध राज्य है। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो यहाँ वसूली होती है, टैक्स से आमदनी होती है और इसलिए दिल्ली की सरकार जो है सबसे संपन्न सरकारों में है। तो आखिरकार हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति, उन्होंने अभी एक वेब सेमिनार में कहा कि भारत में कोरोना से जो मौत की संख्या है वो 0.25% से लेकर 0.5% तक है। यानी कुल मिलाकर करीब करीब 300 से 400 लोगों में एक व्यक्ति की मौत होती है। और इसलिए उनका भी कहना था कि जो यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसको सामान्य कामकाज करने दिया जाना चाहिए और उसको ये बताया जाना चाहिए कि कोरोना से तुम्हारी मौत नहीं हो सकती। अगर आपके भीतर, आपके शरीर में कोई पुराना रोग नहीं है, जैसे कि आप डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं हैं, अगर आप दिल की बीमारी के मरीज़ नहीं हैं, अगर आपको टीबी नहीं है, अगर आपको सांस की कोई बीमारी नहीं है, तो कोरोना का संक्रमण अगर हो भी जाए तो आपकी मौत नहीं हो सकती। ये फ्लू की तरह या जो वायरल बुखार है उसकी तरह है, जो थोड़ी पीड़ा तो देता है। इन बुखारों से थोड़ी ज़्यादा पीड़ा देता है, लेकिन कुल मिलाकर के आप सुरक्षित रहते हैं। 14 दिन या 21 दिनों में आप स्वस्थ हो जाते हैं। इस बात को प्रचारित करने में सरकार असफल रही और इसलिए लोग जो हैं घरों में दुबके हुए हैं और जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती ही जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति क्या आ रही है? करोड़ों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर थे, जगह जगह प्रमुख शहरों में काम कर रहे थे, वो परेशान हैं। अब जाकर सरकार ने कुछ ट्रेनें शुरू की हैं, वरना वो पैदल घर जा रहे थे, रास्ते में उनकी जो है वो मौत हो रही थी। मैं आपको एक बात और बताऊं, भारत में अभी तक 1400 मौत जो है वो कोरोना से बताते हैं।
और 74,000 जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं। मैं अगर एक बांग्लादेश का आंकड़ा ले लें तो अभी तक वहाँ करीब 9,500 लोग संक्रमित हुए हैं और 177 लोगों की डेथ हुई है। दरअसल एक बात को समझना पड़ेगा कि जो ये उष्णकटिबंधीय देश हैं, जो भारत जैसे देश हैं, इनमें जलवायु के कारण इन हम लोगों के बीच जो इम्यून का लेवल है उसके कारण ये कोरोना जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हमारे लिए नहीं है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से यूरोप या अमेरिका के लिए है। यूरोप और अमेरिका में फ्लू से जो एक वायरस का ही जो है एक और प्रकार है, मतलब ये कोरोना के जो 4-5 प्रकार हैं उनमें से ही एक है वो फ्लू, पहले से सालों साल से चला रहा है। उससे करीब 5 लाख लोगों की हर साल यूरोप में मौत हो जाती है। भारत में कोई फ्लू से नहीं मरता। आपने नहीं सुना होगा कि वायरल बुखार हुआ उससे मर गए। कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि मौत होती है, वरना मौत होती नहीं है। भारत में मरते किस बात से हैं लोग? 8 लाख लोग करीब हर साल कैंसर से मरते हैं। 5 लाख के करीब लोग, 4.5 से 5 लाख लोग करीब टीबी से मरते हैं। 4.5 से 5 लाख लोग जो हैं वो सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। तो मैं ये इन चीज़ों को सामने रखना चाहता हूँ। स्वाभाविक तौर पर प्राकृतिक रूप से भारत में करीब हर साल 90 लाख लोग जो हैं वो मरते हैं। मृत्यु जो है वो जीवन का सत्य है और मृत्यु से हम मुँह चुरा नहीं सकते। हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, स्वस्थ रहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उम्र के बाद मौत होती ही है। उसके अलावा जो बीमारियों से हैं उससे भी मृत्यु होती है। अब मैं आपको एक जो हमारे सामने आंकड़ा है उसको सामने रखता हूं कि जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद कुछ थोड़े से रिसर्च के बाद जो थोड़े से आंकड़े सामने आए हैं उनको अगर आप देखें तो कोरोना के डर से आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या जो है वो 19 मार्च से लेकर 2 मई के बीच 80 है। यानी 80 लोगों ने कोरोना के डर से आत्महत्या कर ली। उसके बाद पैदल घर जाते समय सड़क दुर्घटना में जो प्रवासी मजदूर हैं उनमें 51 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। शराब नशे के जो आदी थे उनमें विड्रॉल सिंड्रोम होता है, यानी शराब नहीं मिलने पर वो स्वस्थ फील नहीं करते हैं और इस तरह से करीब 45 लोगों की मौत हो गई। इसमें से बहुत सारे लोगों ने जो है वो कई तरह के जो केमिकल्स आते हैं वो सब पीना शुरू किया, हैंड सैनिटाइज़र पीना शुरू कर दिया और उसके चलते उनकी मौत हो गई। भूख और आर्थिक तंगी से भी 36 मौत की रिपोर्ट आई। तो इस तरह से आप अगर देखें तो ये लगता है ये मौत जो है करीब जो है 338 लोगों की मौत जो है इस तरह से हुई है। ये आंकड़ा जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट हैं तेजस जीएन, सामाजिक कार्यकर्ता कनिका शर्मा और जिंदल ग्लोबल स्कूल ऑफ लॉ के प्रोफेसर अमन, इन लोगों ने मिलकर तैयार किया है। ये भी आखिरी आंकड़ा नहीं है, अभी जो थोड़े बहुत आंकड़े उपलब्ध हैं उसके आधार पर ये स्थिति सामने आई है। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्यों हम स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टरों को ये नहीं समझा पाए हैं कि कोरोना से अगर वो संक्रमित हो भी जाते हैं और अगर वो युवा हैं तो उनके लिए मौत का पैगाम नहीं है, ये मुश्किल हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, खतरा हो सकता है। इसलिए कोरोना के कई अस्पतालों से 2-3 अस्पतालों के वीडियो मेरे पास भी आए कि जिसमें रोगियों ने साफ साफ कहा कि अस्पताल के अंदर डॉक्टर जो है उनके बेड के पास भी नहीं आते। जो नर्स है या जो दूसरे स्वास्थ्यकर्मी हैं वो उनकी दवा रख जाते हैं और उनको खाने के लिए कहकर छोड़ देते हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। कोलकाता के एक अस्पताल से एक वीडियो आया, बाद में जिस युवक ने उस वीडियो को उतारा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह से दिल्ली की खबरें आ रही हैं, बहुत सारी जगहों से खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर खुद इतना डरे हुए हैं कि वो पेशेंट के पास जाना नहीं चाहते हैं। पहले पीपीई किट वगैरह की कमी थी, अब वो आ भी गए हैं, उसके बाद भी मन से डर नहीं गया है। डर इसलिए नहीं गया है कि उनको सही ढंग से सरकार ने एजुकेट नहीं किया गया है, उनको ट्रेन नहीं किया गया। अब तक उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और मैं इन बातों को इसलिए सामने रख रहा हूँ कि कोरोना खत्म होने के लिए अभी आया नहीं है। दुनिया भर के विशेषज्ञ कहते हैं कि अगले 2-3 साल तक इसका प्रकोप रह सकता है। और जो ऐसे लोग हैं जो वायरस के व्यवहार को जानते हैं, उनका तो कहना है
कि जब तक 50 से 60% लोगों को ये बीमारी हो नहीं जाएगी तब तक जो इतना बड़ा संचार है वो ख़त्म नहीं होगा। ये बीमारी ख़त्म तभी होगी जब 50-60% लोग जो हैं वो इससे संक्रमित हो जाएंगे। तो बेहतर नीति ये होती कि सरकार युवा पीढ़ी को काम पर जाने देती। हमारे देश की आबादी का 65% जो है वो 35 साल से कम का है। तो जब इतनी बड़ी आबादी युवा है तो हम किस बात से डर रहे हैं? अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, जर्मनी में मौत का उदाहरण दिया जाता है। अकेले इटली में 23% लोग जो हैं वो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। अमेरिका में और इटली में दोनों जगहों पे जो ज़्यादातर मौतें हुई हैं वो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की हुई है। बल्कि कुछ मामलों में तो कोरोना का संक्रमण जो वहाँ ओल्ड एज होम है वहाँ पहुँच गया और वहाँ पर बड़ी संख्या में मौत हुई, इसलिए उनके यहाँ मौत की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है। एक बात और ध्यान देने की है कि लंबे समय से ये प्रमाणित है कि जो गर्म इलाके हैं, जो गर्म देश हैं, जिन देशों में गर्मी ज़्यादा रहती है, जैसे भारत या एशिया के कुछ देश वो हैं या अफ्रीका के देश हैं, वहाँ पर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। और जहाँ पर ठंडा है, जो देश ठंडे हैं, वहाँ पर जो है वो वायरस से होने वाली बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो जैसे हमने बताया कि वायरल फ्लू अमेरिका और यूरोप में हमेशा मौत का एक बड़ा कारण रहा है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो ये टीबी है, भारत में तो जो दूसरी मलेरिया है, ये इससे ज़्यादा मौतें होती हैं। सड़क दुर्घटना में ज़्यादा मौतें होती हैं। पर्यावरण को लेकर के सांस की बीमारियां ज़्यादा है, उससे मौतें होती हैं। तो फिर आखिरकार सरकार एक सही नीति बनाकर क्यों नहीं चल पाई? ये एक गंभीर सवाल है। इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। मैं जितने विशेषज्ञों को जानता हूँ, जिनसे मेरी बात हुई है, जिनकी रिपोर्ट्स को मैंने पढ़ा है, उनका कहना है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके मन से डर ख़त्म हो कि कोरोना कोई जानलेवा बीमारी है। ये सामान्य बीमारी की तरह है उन सभी सामान्य लोगों के लिए जो स्वस्थ हैं और युवा हैं। ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जिनकी उम्र ज़्यादा है और जिनको कोई और दूसरी बीमारी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप satyhindi.com पर लॉगिन करके अपनी राय रख सकते हैं। इसके अलावा YouTube पर, Facebook पर, ट्विटर पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे और बेहतर ढंग से जुड़ना चाहें तो आप हमारे वेबसाइट पर या इस वीडियो के आखिर में एक लिंक मिलेगा जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, उसको आप खोलिए तो आपको हम ये जानकारी देंगे कि आप हमसे और करीब से कैसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।